एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी अनाज पीसने की एक चक्की थी। बूढ़ा अपने जीवन की कई बहारें देख चुका था। उसने अपनी सारी उम्र बड़ी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने में लगाई थी। आसपास के कई गांव में वह इकलौता ही चक्की वाला था। इसी वजह से लोग उसे चक्की वाला बाबा भी कहकर बुलाते थे। बूढ़े के तीन बेटे थे जो किसी बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों की तरह थे। तीनों के तीनों जवान और सेहतमंद। एक दिन की बात है, बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर आदमी की जिंदगी अच्छी या बुरी कैसी भी हो गुजर ही जाती है। और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मेरी उम्र का सूरज भी ढलने वाला है। आज नहीं तो कल मैं भी अपने कर्मों की गठरी को लेकर इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस दुनिया को छोड़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी बेचैनी का कारण सिर्फ एक है और वह है हमारी चक्की। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद इस चक्की का क्या होगा और इस चक्की पर क्या गुजरेगी। अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तीनों बेटे एक साथ कहने लगे, बापू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चक्की के पहियों को घुमाते रहें ताकि घर का कारोबार भी चलता रहे और चक्की के ना होने से लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो। बूढ़े ने प्यार भरी नजरों से अपने बेटों को देखा और कहने लगा, मेरे बच्चों, ईश्वर से कोई बात छुपी नहीं है। किसी भी बात को कह देना और उसको पूरा करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूं कि तुम सचमुच मेरी कही हुई बातों को अमल में लाओगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहियों को घुमाते रहोगे तो विश्वास करो कि इसी में तुम सबकी भलाई है। या फिर तुम अपने में से किसी एक भाई को ठीक समझो तो यह चक्की उसके हवाले कर दो, वरना याद रखना कि अगर इस चक्की ने काम करना बंद कर दिया तो तुम भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें कोसेंगे। जब बूढ़े ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से एक ने यही कहा, बापू, मैं ज्यादातर समझदार हूँ, इसलिए इस चक्की का सारा काम मैं संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने अपने बेटों को चुप रहने का इशारा किया और बोला, कहने को तो तुम तीनों इस चक्की की देखभाल करने को तैयार हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की परीक्षा लूं ताकि मैं जान सकूं कि तुम में से कौन इस चक्की को संभालने के लायक है। मैं तुम तीनों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों इस परीक्षा में खरे उतरो। बेटों ने जब परीक्षा की बात सुनी तो जोश में आकर कहने लगे, बापू, हम हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार हैं। बूढ़ा पिता अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे में गया। वहां से वे तीन गठरियां उठाकर लाया जिसमें अखरोट भरे थे और अपने बेटे को देकर कहने लगा, इन गठरियों में अखरोट है, तुम लोग आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो। इसके बाद ही मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और उन्होंने एक एक गठरी उठा ली। ये गठरियां ज्यादा वजनदार नहीं थी। इसके बाद उनके पिता ने कहा कि शहर जाने के लिए अपने अपने घोड़े तैयार कर लो। रास्ते के लिए कुछ खाना पीना और पानी, खर्च के लिए कुछ पैसे भी ले लो। तीनों बेटों ने बड़ी खुशी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और सफर की तैयारी करने लगे। खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ धन लेकर वे घोड़ों पर सवार हो गए। जब वे लोग अपने सफर पर निकलने लगे तो उनका बूढ़ा पिता कहने लगा, मेरे बेटों, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि तुम सही सलामत शहर पहुंच जाओगे और समय पर वापस भी लौट आओगे। शहर में मेरे तीन पुराने दोस्त हैं, उन तीनों का शहर में अपना अपना कारोबार है, इसलिए तुम में से हर एक मेरे एक एक दोस्त के घर जाना और उन्हें अपना परिचय देना। साथ ही उनके पास बैठकर दुनिया में ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके सीखना। लेकिन याद रखना, इस सफर में 3 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। वैसे इस बात की पूरी संभावना है कि अगर तुमने देर कर दी तो अपने पिता की जगह खाली पाओगे। इस बात पर बड़े बेटे ने पूछा, बापू, फिर हमारी इस परीक्षा का परिणाम कैसे निकलेगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यूं तो हमारी जिंदगी ही एक परीक्षा है और यह सफर तो बहुत ही छोटी सी परीक्षा है, लेकिन इन तीनों दिनों में यह मालूम हो जाएगा कि ईश्वर ने किस आदमी को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के साथ निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास काम ज्यादा है और समय कम। बेटों ने जब अपने बाप की बातें सुनी तो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और फिर अपने सफर पर निकल पड़े। वे तीनों नगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन
उन तीनों के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। हर भाई यही सोच रहा था कि वही इस परीक्षा में खरा उतरेगा और जब सफर पूरा करने के बाद वह अपने पिता के पास पहुंचेगा तो उस चक्की का मालिक बन जाएगा। वह इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि अचानक जब उन्हें मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि वह अपने गांव से काफी दूर आ चुके थे। अब तो चक्की भी उनकी नजर से ओझल हो चुकी थी। अब जो चीज उनके सामने थी वह था शहर का लंबा सफर, जिसके लिए उन्हें सिर्फ चलते रहना था। काफी देर तक सफर करने के बाद वे चलते चलते थक गए। तभी उन्हें दूर से एक घना और छायादार पेड़ दिखाई दिया। इसलिए मंजिले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हमारे शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी उसकी इस बात पर अपनी सहमति जताई। वे तीनों अपने अपने घोड़ों से उतरे। उन्होंने खाने का सामान उतारा। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया और कहने लगा, अरे अरे, अब क्या होगा? तुमने देखा कि क्या हुआ? उसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? बड़े भाई ने अपनी सुराही की तरफ इशारा किया और कहने लगा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया और बूंद बूंद करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। छोटे भाई ने कहा, सच में तुमने बड़ी ही लापरवाही से काम किया। अब तो हमें पानी के लिए बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा ही अजीब सफर है ये, लेकिन सफर में ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं, इसलिए आओ हम बैठकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। छोटे भाई ने सुराही उठाई और कहने लगा, पहला और सबसे जरूरी काम तो यह है कि पानी की तलाश की जाए। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा? लकड़ियां कौन जमा करेगा और खाना कौन बनाएगा? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े भाई ने जब यह सब की तरफ देखा तो कहने लगा, सबसे मुश्किल और जरूरी काम तो लकड़ियां जमा करना है। यह काम मैं खुद करूंगा, क्योंकि अगर लकड़ियां ना हुई तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। यह कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठा और लकड़ियां लाने के लिए चला गया। लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ खोदना हो और उसमें से लकड़ियां निकालनी हो। मेरे ख्याल से तो सबसे मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो तो, परंतु खाना पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना कहा और फिर अपनी जगह से उठकर वह मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त हो गया। अब छोटा भाई ही रह गया था और उसके सामने खाली सुराही पड़ी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सुराही उठाकर पानी की तलाश में चल दिया। मन ही मन में कहने लगा, मेरे भाइयों ने तो अपना अपना काम संभाल लिया, अब मुझे भी किसी न किसी तरह से पानी लेकर आना ही होगा, क्योंकि खाना बनाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। छोटा भाई तेज कदमों के साथ पहाड़ की तरफ चलने लगा। छोटे भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं और शायद वह भी किसी झरने तक पहुंच जाए। वह चलता रहा। उसने पहाड़ी इलाके के कई टीले पार कर लिए। वह काफी आगे निकल आ गया, परंतु उसे कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। परेशान होकर वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ना मिले और उसके भाई प्यास से मर जाए। ऐसे तो उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ना तो वे शहर में पहुंच सकेंगे और ना ही वापस अपने पिता के पास। यह सोचकर वह कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह अपनी आंखों और कानों को खुला रखेगा, जिससे कि वह पानी के बहने की आवाज सुन सके और हो सकता है कि उसे पानी नजर आ जाए, क्योंकि इस तरह से मारा मारा फिरने से उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के दिमाग में जब यह नई तरकीब आई तो वह अपनी जगह से उठा और एक बार फिर से उस पहाड़ी इलाके में पानी की तलाश करने लगा। वह इसी तरह से घूम रहा था कि उसे दूर से पानी की बूंदें टपकने की आवाज आई। फिर उसने अपने कान खड़े किए और आवाज की दिशा में चल दिया। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि वह पानी के झरने के पास पहुंच गया, परंतु झरने में पानी बहुत ही कम था। छोटा भाई बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ा। उसने बड़ी ही मुश्किल से सुराही में पानी भरा और फिर वापस चल दिया। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा, जिसके कारण उसके हाथ और बाजू में काफी चोटें अभी आ गई। वह बड़ी ही मुश्किल से संभला और सबसे पहले उसकी नजर सुराही पे पड़ी। अभी तक सही सलामत थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने जख्मों की परवाह नहीं की और वापस चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वापस पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि वे दोनों बहुत ही गहरी नींद में थे।
मंझले भाई की नींद कुछ ज्यादा ही गहरी थी। उसके अखरोट की थैली भी खुली हुई थी। अखरोट के कुछ छिलके भी इधर उधर बिखरे हुए थे। शायद उसने कुछ अखरोट उसमें से खा लिए थे। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही वे दोनों नींद से जागे, सुराई को देखते ही उस पर टूट पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जी भर के पानी पीने के बाद उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और नाराज होते हुए कहने लगे, तू कहाँ रह गए थे? जब हम प्यास और थकावट के कारण बदहवास हो गए तो हम सो गए। हमें तो लगता है कि तुमने सुराही में पानी भर लिया होगा और उसके बाद तुम पहाड़ों में सैर सपाटा करने लगे होंगे। बड़े भाई ने कहा, इससे अच्छा तो यह होता कि मैं पानी पीने के लिए खुद जाता। पानी लेने के लिए अगर मैं जाता तो बहुत ही साफ सुथरा ठंडा पानी लेकर आता और इतनी देर भी नहीं लगती। अब तो हमारा काफी समय यहीं पर खराब हो गया है। दोनों बड़े भाइयों के जी में जो भी आया छोटे भाई को कहते रहे। छोटे भाई चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। उसके बाद उन्होंने खाना पकाया और फिर अपना अपना सामान समेटा। वे लोग दोबारा से अपने सफर पर चल दिए। तीनों भाई थके मांदे भूखे प्यासे आखिरकार शहर में जा पहुंचे। तीनों ने जैसे ही शहर में कदम रखा तो छोटा भाई कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने पिता के दोस्त के पास जाऊंगा और उन्हें पिता का संदेश दूंगा। मंझला भाई कहने लगा कि अभी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हम कल और परसों ही शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो आज पूरा दिन आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूरी अपने पिता के उस दोस्त के पास जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और उसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी एक इच्छा थी कि एक जोड़ी जूते खरीदूंगा। मैं अगर कल अपने पिता के दोस्त के पास नहीं जा सका तो परसों उनके पास जरूर जाऊंगा। अब तो सिर्फ छोटा भाई था जो सबसे पहले जाए और अपने पिता के दोस्त को उसका संदेशा दे। साथ ही उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। और फिर हुआ भी यही। छोटा भाई उसी समय अपने पिता के दोस्त के यहाँ पर गया। उसने अपने पिता का संदेश उन्हें दिया और फिर अपना काम निपटाकर वह सराय में अपने भाइयों के पास आ गया। उस रात वे तीनों एक सराय में रुके। दूसरे दिन मंझला भाई अपने पिता के बताए हुए दोस्त के पते पर गया। वहां पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। मंझले भाई के पूछने पर पता चला कि वह पिता के दोस्त की पत्नी थी और उसने बताया कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी और वह वैद्य के पास दवा लेने गए हैं। हो सकता है वह थोड़ी देर में वापस लौट आए, तो तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए उनका इंतजार कर सकते हो। मंझला भाई जो कुछ ज्यादा ही जल्दी में नजर आ रहा था कहने लगा, इस शहर में मुझे और भी कई काम है। आज नहीं तो कल मैं उनसे आकर जरूर मिलूंगा, इसलिए मैं जाता हूँ और कल दोपहर के वक्त दोबारा आ जाऊंगा। यह कहकर वह अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वह जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के भाव पूछने लगा। उसे लगा कि जूते खरीदने के लिए उसके पास रकम कुछ कम है, इसलिए वह अपने भाइयों की तलाश करने लगा और फिर पैसों की कमी की बात उनसे कही। लेकिन उसके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे, इसलिए वह भी उसकी कुछ सहायता न कर पाए। बड़ा भाई जब अपने दोनों भाइयों से ना उम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोट की थैली बेचनी ही पड़ेगी, जिससे कुछ पैसे मेरे पास आ जाएंगे। मैं जूते खरीद सकूंगा। उसने अपने अखरोट की थैली उठाई और दोबारा बाजार में जा पहुंचा। वहां पर अखरोट को बेचकर उसने अपने लिए बहुत ही अच्छे जूते खरीद लिए। उधर दोपहर के वक्त मंझला भाई एक बार फिर से अपने पिता के दोस्त के घर पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी उसे कोई जवाब न मिला, इसलिए वह समझ गया कि घर का मालिक किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है और इस तरह वह एक बार फिर से सराय में वापस आ गया। अब उन्हें वापस भी जाना था क्योंकि पिता ने उनसे कहा था कि जैसे भी हो 3 दिन के अंदर यह सफर पूरा कर लेना। आज उनकी शहर में आखिरी रात थी, इसलिए सराय में बैठे हुए वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी शहर में देखा और सुना वे एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी है? मझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मे जो भी काम था मैंने पूरे कर लिए, लेकिन मैं अपने पिता का संदेश उनके दोस्त तक नहीं पहुंचा सका क्योंकि उनका दोस्त सफर पर बाहर गया हुआ था। अब मेरा कोई भी काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं है। मैं तो सिर्फ जूते खरीदने के लिए आया था जो मैंने खरीद लिए और अब वह अखरोट की थैली भी मैंने बेच दी है। पिता का संदेश उनके दोस्त तक पहुंचाना है और वह काम मैं कल सुबह पूरा कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कल सुबह वापस रवाना हो जाना चाहिए।
तुम लोगों को याद होगा कि पिताजी ने कहा था कि अगर तुम लोग देर से आए तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का आदी था, इसलिए लापरवाही से कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। अगर बापू मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं उनके दोस्त के पास गया था, लेकिन वह मुझे घर पर नहीं मिला। अगले दिन तीनों भाई जब उठे तो अपना अपना सामान बांधकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही खुश था। वह बार बार एक ही बात कहता कि मुझे तो पक्का विश्वास है कि बापू ने मेरी अकल की दाद देंगे, क्योंकि मेरे मुकाबले में तुम दोनों ने जो काम किए हैं वे बिल्कुल बेनतीजा हैं। क्योंकि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोट को छुआ तक नहीं। हाँ, मंझले भाई ने अपनी थैली में से कुछ अखरोट खा जरूर लिए हैं, लेकिन मैंने तो उन अखरोट की थैली को बेचकर उनका पूरा फायदा उठाया है और नए जूते खरीदे हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम लोग भी ऐसा ही करते और सफल होकर घर वापस लौटते। मंझले भाई ने जब यह सुना तो हैरानी से मुंह में उंगलियां दबाते हुए कहने लगा, बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया और मैंने भी ऐसा क्यों नहीं किया। यकीनन बापू तुम्हारी इस अक्लमंदी के कारण तुम्हें चक्की का मालिक बना देंगे और हम दोनों को तो शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। तीनों भाई बातें करते करते आखिरकार अपने गांव और फिर अपने घर में पहुंच गए। जब वे तीनों अपने पिता के सामने हाजिर हुए तो पिता ने कहा, मेरे बेटो, अभी तुम जाकर नहा धो लो, कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। तीनों भाइयों ने आराम से नहाया धोया और फिर खाना खाया। उसके बाद वे अपने पिता के पास गए ताकि अपने सफर की सारी बातें उन्हें बता सके। बूढ़े बाप ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहने लगा, अब बारी बारी से मुझे सब कुछ बताओ जो इस सफर के दौरान तुमने किया। हर एक बेटे ने शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी अपनी सारी कहानी पिता को बता दी। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचने के बाद वह छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस लायक है कि वह चक्की के पहियों को घुमाता रहे। मंझले भाई ने पिता के इस फैसले पर आपत्ति जताई। बापू, आप भला छोटे भाई को इस चक्की का मालिक कैसे बना सकते हैं? बूढ़े पिता ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढालते तो सबसे मुश्किल काम था पानी ढूंढना, ना कि लकड़ी ढूंढना और चूल्हा बनाना। उस मुश्किल काम को तुम्हारे छोटे भाई ने पूरा किया। पानी की तलाश करते हुए जख्मी होने के बावजूद भी वह सुराही भरकर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अखरोट की थैली तुम्हें अमानत के रूप में दी थी, उसने यह थैली अच्छी तरह से संभाल कर रखी। मैंने यह तो बिल्कुल नहीं कहा था कि उन अखरोट को खा लेना या उन्हें बेच देना। तीसरी वजह यह है कि इसने अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। इसने शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा संदेश मेरे दोस्त तक पहुंचाया और उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। बस इसलिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ, क्योंकि यह इस योग्य है कि इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह से घुमाएगा, लोगों की अमानत यानी अनाज और आटे को अच्छे से संभाल कर रखेगा, जैसे इसने उन अखरोट को संभाल के रखा। और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से यह जो वायदा करेगा उसे अच्छी तरह से निभाएगा, जैसे कि इसने मेरे दोस्त तक मेरा संदेश पहुंचाकर सबसे पहला काम किया। इसकी इसी आदत की वजह से कोई भी ग्राहक इस पर बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकेगा। इसलिए आज के बाद यही चक्की का मालिक है। बाप ने एक गहरी सांस ली और अपने दूसरे बेटे की तरफ देखकर कहने लगा, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत फैसला किया तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस चक्की पर तुम्हारे छोटे भाई का हक नहीं है। बड़े और मंझले भाई की कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वे चुपचाप खड़े रहे और अपने छोटे भाई की तारीफ करने लगे। इसके बाद कई सालों तक छोटा भाई चक्की के पहियों को घुमाता रहा और सारी उम्र इस कारोबार को करता रहा। उसकी चक्की पर आसपास के कई गांव के लोग आते और अपना अनाज पिसवा कर ले जाते हैं। सभी उसकी ईमानदारी और मेहनत की बात बहुत ही प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली नई कहानी में, तब तक के लिए आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।